हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने बायो का क्वेश्चन पेपर देखा था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन 11 भी हमने सॉल्व यहाँ पे कर लिया था। तो हमने यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, वाई सर्टेन रीजन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेम एनी 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया। क्या आपको बताया गया कि क्यों ऐसा हुआ कि कुछ क्षेत्रों को हमें जैव विविधता हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित करना पड़ा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंपली अगर हम जैव विविधता को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जो वर्ड है, दो शब्द यहाँ पे हैं, जैव और विविधता। जैव का मतलब क्या है, जीवन से है, और विविधता का मतलब है वैरायटी से है, यानी अलग अलग फॉर्म से। वैरायटी क्या होती है, कोई भी अगर आप एक चीज देखते हो, कोई भी चीज है तो उसमें आप बहुत सारे वैरायटी देखते हो। ये सेम ऐसा है जैसे कि आप गए और आपको एक शूज लेना था। शूज में आपने क्या किया, आप शूज ऐसे नहीं कि आप सीधे जाते हो और जो शूज आपको दुकान वाला देता है आप वही ले लेते हो। आप बहुत सारे शूज को वहां पे देखते हो सकता है आपको पसंद नहीं आया, फिर आप दूसरी शॉप में जाओगे। इसी प्रकार से ना सिर्फ शूज बल्कि हम हर एक चीज में क्या करते हैं, हर एक चीज वैरायटी हमें चाहिए होती है। जैसे कि आपको लेनी टी शर्ट है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे ब्लू कलर की टी शर्ट लेनी है, या फिर मुझे ग्रे कलर की टी शर्ट लेनी है, या व्हाइट कलर की लेनी है, या पिंक कलर की लेनी है। अब आप क्या कर रहे हो, वैरायटी को आप ढूंढ रहे हो। इसी वैरायटी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। आप जैसे सामान में विविधता है, सामान में वैरायटी है, वैसे ही जीवों में भी वैरायटी होती है। बहुत सारी वैरायटी होती है जीवों में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैव का मतलब है जीवन से। जीवन यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर वो प्लांट है या एनिमल है, इन सभी में बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। जब आपने पढ़ा था, आपने जब देखा था कि आपने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था, जब आपने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, तो हमने बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमारा जो चैप्टर का नाम था, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जब वर्गीकरण किया गया है तो वर्गीकरण क्यों किया गया, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ पे मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारी स्पीशीज हैं यहाँ पे। तो उन स्पीशीज को फिर क्या हुआ कि उन स्पीशीज के बारे में यदि हमें जानना है, हमें उन्हें समझना है, तो उनकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी, यानी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे जानते हैं कि किसी को जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, तो अगर बहुत सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे पॉसिबल हो पाया है, तो कैसे हो पाया है, क्योंकि हमने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में वहाँ पे स्टडी किया था। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि अभी जब कोविड हुआ था, तो कोविड जब हुआ था, ये जो बीमारी फैली थी, तो सबसे पहले क्या किया गया, वो जो वहाँ पे वायरस जो बीमारी को कॉज कर रहा है, उस वायरस की स्टडी की गई थी। किस प्रकार का वायरस है, किस ग्रुप में आता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, और किस प्रकार से इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, या फिर इसके प्रभाव को हम पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमें पता था कि वायरस एक कैटेगरी होती है, हमने स्टडी किया, और जैसे जैसे हमें लक्षण मिलते गए वैसे वैसे हमने उस कैटेगरी में उस वायरस को डाल दिया। अब क्या था कि अब हमें उसके काफी सारे कैरेक्टर पता चल गए थे। ये संभव हो पाया किससे, वर्गीकरण से। यानी कि जो विविधता हमारे पास है जीवों में, विविधता यानी कि हमने कहा कि आपने देखा होगा, अपने एक चींटी से एक हाथी तक के एनिमल देखे हैं, आपने कुछ ऐसे भी जीव देखे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं, और हम ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे कि हमने हाथी का एग्जाम्पल लिया है, इतने बड़े जो जीव होते हैं। तो यही हमारे पास क्या आती है, विविधता आती है। इसी के बीच में बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं, जीव आते हैं। तो हमने कहा कि जो जैव विविधता है, तो हमने कुछ स्थानों को क्या किया, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम से हम उसे घोषित कर दिया है।
क्यों हमने घोषित किया हॉटस्पॉट? क्या होते हैं हॉटस्पॉट? वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाएगी और फिर उन स्पीशीज़ को संरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने उन्हें संरक्षित घोषित कर दिया है। यही हमने पढ़ा था। Certain regions have been declared as hotspot for maximum protection of these regions which have high level of species richness and high degree of endemism। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि क्या होता है कि वो जोन जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज, अलग अलग प्रकार की जातियाँ वहाँ पे पाई जा रही हैं, स्पीशीज रिचनेस जिसे कहते हैं, तो उन स्पीशीज को बचाए रखने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए हमने उन्हें क्या कर दिया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। 2 एग्जाम्पल हमारे पास आए थे जिसमें हमने वेस्टर्न घाट और हिमालयस के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये और में है, ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, ये और में है। और में यानी कि आपके पास था कोई, या तो आप इस क्वेश्चन नंबर जो 11 था या तो आप इसे अटेंड करें, या तो आप बताएं कि क्यों जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, कुछ क्षेत्रों को क्यों किया गया है, या फिर आप अगर इसे नहीं करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ये अथवा में आपके पास है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, IUCN के अनुसार 2000 तक पौधों और जंतुओं की कितनी प्रजातियों का वर्णन किया गया है? रॉबर्ट मे ने वैश्विक जातीय विविधता को वैज्ञानिक रूप से कितना आंकलित किया है? क्या बोला हमने कहा अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल 2004, हाउ मच हैज रॉबर्ट मे साइंटिफिकली असेस्ड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आता है, हमें क्या बताना था, हमें बताना था IUCN के अनुसार 2000 तक पौधों और जंतुओं की कितनी प्रजातियों का वर्णन किया गया है, ये हमें बताना था। तो आपके पास आंसर क्या है, IUCN 2004 हैज डिस्क्राइब्ड स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि IUCN 2004 के तहत यहाँ पे कितनी प्रजातियों का वर्णन किया गया है, 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि रॉबर्ट मे ने वैश्विक जातीय विविधता को वैज्ञानिक रूप से कितना आंकलित किया है? तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेट द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको ये याद रखना है कि आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर में डिवाइड है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन फॉलोइंग। आपको इन दोनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहला है आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन, और सेकंड है उत्प्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन। अब दोनों एक एक नंबर के हैं, दोनों क्या है, एक एक नंबर के हैं। तो जब एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आपको आते हैं, यानी कि ये जो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, यानी कि ये भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि एक पार्ट में, यानी क वाले पार्ट में तो आपने बहुत सारा लिख दिया, लेकिन ख वाले पार्ट में आपने एक शब्द लिखा या आपने लिखा ही नहीं। आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप दोनों के आंसर लिखेंगे, और अगर एक एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप 1 लाइन या 1.5 लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अटेंड दोनों ही करने हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि इमाइग्रेशन के बारे में, कि क्या कहता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मीन्स एन एनिमल establishes a home in a habitat because it has a resources it can utilize or because the habitat is ideal for them। तो इमाइग्रेशन जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं, कोई क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होते हैं, जब इमाइग्रेशन होता है तो वहाँ पे कुछ जीव आते हैं और वहाँ पे वो अपने घर का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज थे, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, यानी कि वहाँ पे भोजन था, वहाँ पे रहने की सुविधाएं थी, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा होगा, वहाँ पे इनेमीज कम रहे, यानी कि जो जिनसे उन्हें खतरा है वो जीव कम वहाँ पे होंगे, फिर अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज वहाँ पे रहे होंगे, और वो एक प्रकार का आइडल हैबिटाट रहा होगा वो जो एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो भी स्पीशीज थी उस क्षेत्र में आई और वहाँ पे बस गई है।
क्या हो रहा है इमाइग्रेशन में, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, किसी भी क्षेत्र की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी स्थान विशेष पर जो जीव हैं वो बाहर से आ रहे हैं और वहाँ पे अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे बस जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन, यानी कि आप्रवासन। पहली बात ये है। सेकेंड हमारे पास ख, ये है ख। ख क्या कहता है, इमाइग्रेशन में क्या हो रहा है, इमाइग्रेशन मीन्स एन एनिमल्स लीव इट्स होम बिकॉज द हैबिटेट इज नो लॉन्गर आइडियल फॉर देम एंड दे नीड टू फाइंड अ मोर सुटेबल एनवायरमेंट। अब देखिए इमाइग्रेशन में क्या हो रहा है कि कोई जीव थे, वो अपने घरों में रह रहे थे, वो अपने स्थान पे रह रहे थे वहां पे। अब धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो जो क्षेत्र है, उनका जो हैबिटाट है, वो उनके लिए आइडियल नहीं रहा है। आइडियल किस प्रकार से नहीं होगा, जैसे कि वहाँ पे हो सकता है कि भोजन की उपलब्धता कम हो गई है या नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पे क्या है, उनके इनामीज यानी जिन स्पीशीज से उन्हें खतरा है वो वहाँ पे बढ़ गए हैं, या फिर बहुत अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो इमाइग्रेशन में क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्थान विशेष था और यहाँ पे स्पीशीज थी। अब ये जो स्पीशीज यहाँ पे थी, इन्होंने कहीं और ये चले गए हैं, अब कहीं और क्या करेंगे, अपने हैबिटाट को ढूंढने के लिए, अपने घर के निर्माण करने के लिए ये कहीं और चले गए हैं। हमने कहा इमाइग्रेशन हो रहा है। हो गया है, इमाइग्रेशन हो गया है, क्योंकि अपने घरों को छोड़कर ये किसी दूसरे स्थान में अपने घर या अपने हैबिटाट की खोज में चले गए हैं। क्यों ऐसा हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। भोजन की उपलब्धता नहीं मिली, कंपटीशन बढ़ गया, या फिर कुछ ऐसे जीव वहाँ पे हो गए हैं जिनसे उन्हें खतरा है, या फिर वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वो वहाँ पे कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं। कुछ भी रीजन यहाँ पे हो सकता है। इमाइग्रेशन, अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का क्या मतलब है, पॉपुलेशन इसकी कहाँ पे हो रही है, इस विशेष स्थान की बात हो रही है कि इस स्थान की क्या हो रही है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, क्योंकि जो स्पीशीज हैं वो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। अगर वहीं बात करें इमाइग्रेशन की, हमने कहा ये स्थान विशेष था, अब यहाँ पे ये जो स्पीशीज है ये यहाँ आ रही हैं, क्योंकि ये जो हैबिटाट था, ये जो स्थान विशेष था, ये क्या था, आइडल था। यहाँ पे सारे ही रिसोर्सेज थे, जिन जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता थी सारे यहाँ पे उपलब्ध थे। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि बढ़ गई है, क्योंकि बाहर की जो स्पीशीज है, बाहर की जो जातियां हैं या जो जीव हैं, वो यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। यही है, दोनों की परिभाषा है, या फिर दोनों में डिफरेंस आता है तो भी आंसर यही है। दोनों में, दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पे, दोनों ही क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप या तो नोट करेंगे या फिर आपने क्या देखना है कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी 2 नंबर का आपके पास आता है। आपसे पूछा गया स्तनपान अनावर्त यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है। व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का, जितने भी वर्ड इस क्वेश्चन में 2 ही वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ये क्या है। आंसर आपके पास क्या आया, आंसर आपके पास आया, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन इन लैक्टिंग मदर। यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो न्यू बॉर्न को फीड कराती हैं, वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है। मेंस्ट्रुएशन हमें पता है हर एक क्या होता है, 28 डेज की साइकिल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टेटिंग मदर में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होगी। अब कैसे होगी, नेक्स्ट क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ अ टेम्परेरी इनफर्टिलिटी और अ पोस्ट पार्टम इनफर्टिलिटी। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा पीरियड होता है कि जहाँ पे टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आती है, किसमें, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं। वो भी कब, जब न्यू बॉर्न का जस्ट बॉर्न हो रखा है, तो उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होगी, टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आती है, और या फिर क्या कह सकते हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ कंप्लीट
ब्रेस्ट फीडिंग द चांसेस ऑफ कंसीविंग आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि इस कंडीशन में क्या होते हैं, जो कंसीविंग के जो चांसेस होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, 0 होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये क्या मतलब था, जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है इसे क्या कहते हैं, आपके पास आंसर आ गया है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आता होगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है दही की थोड़ी सी मात्रा ताज़ा दूध को दही बनाने में कैसे मदद करती है। आपको बताना है दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि किस प्रकार से जो दही है, दही की जो थोड़ी सी जो मात्रा है जिसे हम इनोक्यूलम कहते हैं, किस प्रकार से वो दूध को दही में परिवर्तित कर देती है। फिर हमें बताना है कि दही जो है उसमें क्या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी कि पोषण संबंधी कौन से गुण पाए जाते हैं। ये भी क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। अब आंसर हमारे पास क्या कहता है, A small amount of a curd added to the fresh milk as a inoculum or a starter, यानी कि क्या आता है, दही की थोड़ी सी मात्रा हम दूध में डाल देते हैं जिसे हम इनोक्यूलम कहते हैं, या फिर साधारण भाषा में हम उसे जामन भी कहते हैं, यानी कि जो जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम जामन भी कह देते हैं। कंटेन अ मिलियंस ऑफ अ LAB, क्या करते हैं ये मिलियंस ऑफ LAB को क्या करता है, इसमें रहते किसमें, जो दही की जो थोड़ी सी मात्रा होती है उसमें बहुत सारे LAB रहते हैं। अब LAB क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB की फुल फॉर्म क्या होगी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रुप को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन जो दूध से दही बनने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या नाम होगा इसका, इसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। चलिए तो क्या हमने पढ़ा, हमने कहा अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज अ इनोक्यूलम और अ स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB, यानी कि जो छोटी सी मात्रा हम दही की दूध में डालते हैं उसमें बहुत सारे LAB होते हैं। LAB का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, विच at a suitable temperature multiply thus a converting milk into a curd। अब क्या करता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बहुत जल्दी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और इस प्रकार से ये क्या करेगा, यहाँ पे कर्ड का निर्माण करेगा। ये तो हमें बताया गया कि किस प्रकार से दूध से दही का निर्माण हो रहा है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें अब दही के गुण बताने हैं, कौन से गुण हमें जो पोषण संबंधी गुण होते हैं। तो हमारे पास आता है विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी, कौन इसी दही की न्यूट्रिशन क्वालिटी को कौन इम्प्रूव करता है, जो लैक्टोबैसिलस है। कैसे करता है ये, इसमें विटामिन B12 को इन्हांस करता है, यानी इंक्रीज करता है। विटामिन B12 का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपको 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए गए थे, ये आपको क्या करने हैं, देखना है अपने नोट्स में। ये आपका होमवर्क है, आपको ये देखना है कि जो विटामिन B12 है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक जो गुण यही है कि ये क्या होता है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो आपको खुद से यहाँ पे ढूंढ के लेके आना है, क्योंकि जब आप नोट्स खोलोगे तो आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। किसके बारे में, जब आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम क्या कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम देख रहे थे कि जो माइक्रोब्स है वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। हमने कहा पहले तो जो घर की जो सामग्री है उसके निर्माण में मदद करते हैं, उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से आया है, आपको क्या करना है, देखना है उस चैप्टर को। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रोब क्या वहां पे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस यहाँ पे नाम है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, विनिवर्तन
संलक्षण क्या है, इसके कोई 2 लक्षण लिखिए, यानी व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम, राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ दिस। क्या होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, सॉल्यूशन क्या है इसके पास। विड्रॉल सिंड्रोम्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन अ रेगुलर डोज ऑफ अ ड्रग और अल्कोहल इज डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पे क्या आपको बता रहा है कि यदि कोई ड्रग लेता है या अल्कोहल लेता है, तो जब वो उसका सडनली उसकी डोज लेना बंद कर देता है तो कुछ एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। द विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइटी, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स की क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। एंजाइटी यानी कि क्या होती है, चिंता होती है। शेकिंग ऑफ हैंड्स यानी हाथ कांपते हैं। नोजिया वॉमिटिंग होती है। एंड सेवर्स स्वेटिंग विच कैन बी लाइफ threatening in some cases. Person may get irreversible mental disturbance, यानी कि mental disturbance भी यहाँ पे होगा। In order to reduce the effect of a withdrawal symptoms, person may need a proper medical supervision. तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे withdrawal syndrome की डेफिनेशन है। आपके पास सिम्टम्स भी बहुत सारे आ गए हैं, तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया था। आपसे पूछा गया है एक न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए, ये कोशिका में कहाँ पाया जाता है। अब आप न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ते आ रहे हो 10th से, या उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। क्या होता है न्यूक्लियोसोम, हमने कहा जब डीएनए प्रोटीन में रैप होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। आप पढ़ेंगे A nucleosome is a basic unit of a DNA packaging in the nucleus of a eukaryote cells, which consists of a segment of DNA bound in a sequence around the histone protein's core. क्या होता है, जो डीएनए है ये हमारा क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा डीएनए है यहाँ पे, और हिस्टोन प्रोटीन में यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन में ये पूरा रैप होता है। तो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन करती क्या है, यहाँ पे डीएनए को एक शेप में लेके आ जाती है। वरना तो डीएनए क्या है, बहुत बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब हमने क्या किया था, जब हमने डीएनए को आइसोलेट किया था, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो हमने डीएनए को आइसोलेट किया। हमने क्या कहा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिला है, जिसमें किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा था, व्हाइट जो थ्रेड था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, यानी बहुत लंबा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तो ये जो डीएनए होता है इसे क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो रैप करके लिखती है। कहाँ होता है, हम सबको पता है ये न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कौन, न्यूक्लियोसोम। तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम सीखना है, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यहाँ पे प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। एक और यहाँ पे प्रोटीन, जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो एक और प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन न्यूक्लियोसोम हम किसे कहेंगे, जब डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन में रैप होता है उसे कहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है कि टेम्पलेट रज्जुक और कूट लेखन रज्जुक में कोई 2 अंतर लिखिए, यानी कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। हमें क्या बताना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में 2 डिफरेंस हमें बताने हैं। तो सबसे पहले आता है पोलैरिटी कि किसमें पोलैरिटी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, ये आया है जो चैप्टर का नाम है वंशागति की आणविक आधार, इस चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आया है। तो टेम्पलेट अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 3' से 5' में होती है, और अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे जो पोलैरिटी हो रही है वो 5' से 3' में हो रही है। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें आपको पोलैरिटी बता रखी है। तो सबसे पहले एक आपको इस प्रकार से ब्लू करके बताया गया है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये 3' से 5' में है, और दूसरा आपको यहाँ पे ग्रीन कलर पे इंडिकेट किया गया है, और यहाँ से आपको बताया गया है 5' से 3' में। तो पहला जो 3' से 5' में है वो क्या है, टेम्पलेट डीएनए है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और जो 5' से 3' में है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। सेकेंड
जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज ट्रांसक्रिप्ट इनटू mRNA, एंड ये क्या है, कोडिंग की अगर आप बात करें तो इट इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट इनटू mRNA। थर्ड कह रहा है इट कंटेन एंटी कोडोन, और ये कह रहा है इट कंटेन द ओनली कोडोन। नेक्स्ट is certain the same nucleotide sequence as the tRNA and contain the complementary nucleotide sequence as RNA। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है मनुष्य में अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे कहा गया कि वेयर इज द एक्रोसोम लोकेटेड इन द ह्यूमंस एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन आया होगा, ये जो रिप्रोडक्टिव वाला जो पोर्शन है उससे आपका क्वेश्चन आया है, उसमें आपको एक्रोसोम पूछा गया है। एक्रोसोम कहाँ होते हैं आपको ये पता होने के लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आपको दोनों लर्न होने चाहिए और अच्छे से। उसके बाद आपको हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है स्पर्म के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। आपके पास यहाँ पे इमेज भी है, तो यही आपके पास आंसर भी आ जाएगा। द एक्रोसोम इज द यूनिक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली लोकेटेड ओवर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि जो एक्रोसोम होता है वो स्पर्म के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आपको जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट के स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको हर एक जो स्ट्रक्चर है उसका हर एक ऑर्गन पता होना चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपको पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब, तो कितने फैलोपियन ट्यूब होते हैं, नंबर आपको पता होने चाहिए। वैसे ही आपको एग का आपके पास डायग्राम आ गया, या फिर आपके पास आ गया है कि स्पर्म का डायग्राम बनाइए, लेबल कीजिए, आपको फिर अच्छे से क्या होना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लर्न आपको करना है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस दैट इज हाईली कंजर्व्ड थ्रू आउट द इवोल्यूशन। तो एक्रोसोम एक तरीके से आप कह सकते हो कि कवच की तरीके से काम करता है। The acidic vacuoles contain a number of hydrolytic enzymes that when secreted help the sperm penetrate the egg cocoon। तो क्या होता है, जो एक्रोसोम, सबसे पहले तो आपको पता चल गया एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पर्म में होता है, और उसका इंटीरियर पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, हमारे पास एक्रोसोमल कैप है। अब ये कैप जिस प्रकार से डायग्राम हमें बता रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक सुरक्षात्मक कवच की भांति कार्य कर रहा है। हमने क्या देखा कि इसका फंक्शन क्या होता है, जब क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हो रहा है, तो हमने कहा था कि ये क्या है, एग की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो स्पर्म आएगा तो वहाँ पे ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को उसे क्या करना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन के पार उसे जाना है, इस मेम्ब्रेन को उसे पेनिट्रेट करना है। तो इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में एक्रोसोम का क्या होता है, रोल होता है। आपको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और उसमें हमसे पूछा गया है किन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखिए जो मनुष्य में सहज प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कोशिकीय रोध सेलुलर बैरियर के रूप में कार्य करती हैं। Write the name of any two types of cells that act as a cellular barrier to provide a innate immunity in humans। हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी की बात की गई है, तो दो प्रकार की इम्यूनिटी की बात की गई थी, इनेट और एक्वायर्ड। हमने क्या बात की थी, हमने एक प्रकार की इम्यूनिटी तो ये हो गई है, और दूसरी प्रकार की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है वो इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही किसी न्यू बॉर्न के पास हो, वो क्या है, जन्म से ही जो होती है। जैसे कि जो यहाँ पे क्या है, सेलुलर बैरियर की बात की गई है, तो सेलुलर बैरियर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने वाले, जैसे हमारी स्किन भी होती है, स्किन भी हमें क्या करती है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो
स्किन क्या है हमारे पास, जन्म से हमारे पास होती है, वो ऐसे क्या होगा, जो इनेट इम्यूनिटी होगी वो जन्म से होती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो जैसे जैसे जो बच्चा है वो ग्रो करता है या जो जीव है वो ग्रो करता है तो वो इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करता है। तो हमें बताना है 2 प्रकार की कोशिकाओं के हमें नाम बताने हैं जो कि क्या है, इनेट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और सेलुलर बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, सर्टेन टाइप्स ऑफ अ ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट्स कहाँ होते हैं, WBC में होते हैं, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि न्यूट्रोफिल एंड नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड आर द सेलुलर बैरियर विच प्रोवाइड द इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। 2 प्रकार की सेल्स आपको बता दी गई हैं, तो ल्यूकोसाइट आपको बता दिया गया है, दूसरा क्या है, नेचुरल किलर सेल्स बता दी गई हैं जो ब्लड में होती हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी को प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।